हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फेयर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। और उसमें जो भी क्लास 11th का जो पोर्शन था वो हमने कवर किया है। जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लो। और ये पार्ट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ATC एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस बार ATC ने जो सिलेबस दिया है उसको आपने देखा होगा। उसने बेसिक मैथमेटिक्स एंड 3D करके लिखा है। मतलब 3D का कितना इम्पोर्टेंस है इस बार मुझे लग रहा है उनके लैंग्वेज से, क्योंकि उन्होंने 3D अलग से ही मेंशन किया। बाकी मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक नहीं लिख रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स एंड 3D लिख रहा है। मतलब 3D का नाम लिया उन्होंने, तो मुझे लग रहा है 3D से क्वेश्चन आने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट फार्मूला बताते हैं अगर मेरे पास। और इसमें हमने क्या किया है कि चीज़ों को पहले से लिख रखा है, चूँकि अपने पास टाइम कम है और आपके पास मेरा कहने का मतलब अपने पास मतलब हम लोगों के पास टाइम कम है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आप स्पेंड नहीं कर सकते किसी टॉपिक पे, फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, चीज़ों को लिख लिया पहले से, सोल्यूशन वगैरह हर चीज़, और फिर मैं इसको डिक्टेट करता हुआ जाता हूँ ताकि वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको कम टाइम में फिनिश करना है हमें। तो मान लो हमारे पास एक पॉइंट है x1, y1, z1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2। मैं इसका मिड पॉइंट पता करना चाह रहा हूँ। जैसे 2D में करते थे वैसे ही करेंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। बस एक एक्स्ट्रा z कोऑर्डिनेट इसमें आता है, 3D है तो z1 + z2/2। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, और मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूछे जाने का चांसेस भी लगता है कि हमने और एग्जामिनेशंस में देखें इसको आते हुए। तो मुझे लगता है कि ये इधर भी इनका अगर नज़र गया इस पर, या किसी एग्जामिनेशन से क्वेश्चन को लेके आते हैं किसी अदर एग्जामिनेशन से, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बार रिपीटेड है। क्या है कि इन नोट पॉइंट 1 है कि अगर ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या होता है कि दोनों डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते इस पॉइंट पे ना, ये AC का भी मिड पॉइंट होता है और BD का भी मिड पॉइंट होता है। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, अभी यूज़ करके दिखाएंगे। मीडियन, नेक्स्ट नोट पॉइंट 2 हमने लिखा है मीडियन। मीडियन क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिला दोगे तो मीडियन होता है। चलो क्वेश्चन के थ्रू इन दोनों कॉन्सेप्ट को जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। द 3 वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है, उसके 3 वर्टिसेज इन्हें हमने दे दिया और 4th वर्टेक्स हमें पता करने बोला है। हमने ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है ABCD, यहाँ उसके वर्टेक्सेज जो गिवन है वो भी लिख दिया। लेट द 4th वर्टेक्स इज अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा। अब हमें पता है कि मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD सेम होता है, तो AC का मिड पॉइंट लिख लेते हैं। AC का मिड पॉइंट कैसे लिखेंगे, 3 + -1/2। तो इसको मेंटली कर लेते हैं, 3 + -1 कितना हो जाएगा, 2, 2/2, 1। मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहे हैं, वैसे अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ये वाला, इसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो y1 + y2 -1 + 1, 0/2 is 0 only, and 2 + 2, 4/2 is 2. This is the midpoint of AC. This must be equal to midpoint of BD. तो midpoint of BD पता करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा + 1/2, वैसे बीटा + 2/2 एंड गामा + -4/2। ये तीनों पॉइंट्स आ गए। अब क्या करते हैं, इनको कंपेयर कर देते हैं। 1 मस्ट बी इक्वल टू दिस, 1 शुड बी इक्वल टू अल्फा + 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा। सिमिलरली 0 मस्ट बी इक्वल टू बीटा + 2/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा का वैल्यू -2 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे 2 = गामा -4/2, तो ये 4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो गामा का वैल्यू आ जाएगा 8। ये हो गया 4th वर्टेक्स, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा इज दिस। एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप इस तरह से इसको कर लेना। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस। 3 वर्टेक्स हमें गिवन है, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है। इसका लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन आपको बताया क्या होता है, यहाँ से अगर मैं इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करूँ तो ये लाइन जो होता है ये मीडियन हो जाता है, इसको D बोल दिया।
हमें ए डी का लेंथ निकालना है, तो ये तो इसका मिड पॉइंट है, तो डी का कोऑर्डिनेट फिर से मिड पॉइंट फार्मूले से पता कर लेते हैं, है ना। ए बी सी है, ये बी सी का मिड पॉइंट है, तो क्या करेंगे 6 + 0/2 कितना हो जाएगा 3, 0 + 4/2 कितना हो जाएगा 2, एंड 0 + 0/2 0, ये हो गया। अब ए डी आ गया, अब ए डी का लेंथ निकालना है तो लगा लेंगे क्या, डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर विच इज़ 9, 2 - 0 का होल स्क्वायर 4, एंड 0 - 6 का होल स्क्वायर 36, यार √49 विच विल बी इक्वल टू 7। तो ये हो गया लेंथ ऑफ मीडियन। ये हमने फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। आगे बढ़ते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अगर हमें ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस गिवन है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो इसका सेंट्रॉइड ऐसा होता है। हमने इसको 2D में लिख दिया है, चलो इसको 3D में जल्दी से एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर ये 3D में है तो x1 a z1 भी हो जाएगा, x2 y2 z2 हो जाएगा, और a x3 y3 एंड z3 हो जाएगा। कॉमा, अगर हमें इसका z कोऑर्डिनेट चाहिए तो z1 + z2 + z3/3, ये इसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सिंपली तीनों के x कोऑर्डिनेट को सम करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट को सम करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, और z कोऑर्डिनेट को सम करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। एक क्वेश्चन हमने ले लिया है, एनसीईआरटी का। जो भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं वो मोस्टली एनसीईआरटी का। इफ द ओरिजिन, चूंकि उनका नज़र सबसे पहले एनसीईआरटी पे ही जाता है। इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल PQR, तीनों वर्टेक्स हमें गिवन है और बोला है कि इसका सेंट्रॉइड हमें दे दिया है, ओरिजिन है, तो हमें बोला है कि ABC का वैल्यू पता है। ठीक है, सेंट्रॉइड होता क्या है, सेंट्रॉइड होता है तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम बाई 3, तो 2a + -4 + 8/3, तो इसको मैं मन कैलकुलेशन कर लिया और 2a + 4/3 हो गया। उसी तरीके से y1 + y2 + y3, तो होगा 14 + 2 16, 3p + 16/3, और z1 + z2 + z3, तो हो जाएगा 6 - 10 - 4, तो 2c - 4/3। ये हमने सेंट्रॉइड का लिखा अपनी तरफ से, लेकिन ये गिवन है क्वेश्चन में 0, 0, 0। अब इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, इसको इससे, तो 2a + 4/3 को अगर आप 0 से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा -2। उसी तरीके से अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 3p + 16/3 को अगर 0 से कंपेयर करते हो तो b का वैल्यू आ जाएगा -16/3। उसी तरीके से इसको इससे कंपेयर करते हैं, 2c - 4/3 = 0, तो c का वैल्यू आ जाएगा 2। ये ABC हमने कैलकुलेट कर लिया। होगा आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा फास्ट हूँ इसलिए कि अपने को थोड़ा टाइम बचाना है। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, कुछ बेसिक्स हमें ध्यान में रखना है। क्या है बेसिक्स, अगर हमारे पास कहीं भी कोई पॉइंट दिया है 3D में 2, 3, -4 एग्जाम्पल के लिए, तो आप इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ क्या करना है, 2 के साथ i लगा दो, 3 के साथ j लगा दो, -4 के साथ k लगा दो, है ना। सिंपली पॉइंट को वेक्टर में ले जाने के लिए पहले के साथ y, दूसरे के साथ j और तीसरे के साथ k लगा के लिख दो। अब अपने को वेक्टर दिया है, उसे एक पॉइंट बनाना है। कुछ नहीं करना, i j k को हटा के यहाँ लिख दिया -5, 6, 3। बेसिकली अगला कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का 1 होता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमारे पास वेक्टर है a = 3i - j + k। यहाँ i के साथ क्या मल्टीप्लाई है 3, तो 3 का स्क्वायर, j के साथ क्या मल्टीप्लाई है -1 का स्क्वायर, और k के साथ मल्टीप्लाई है √6 इसका स्क्वायर। मतलब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो हमारे पास कोई भी वेक्टर गिवन है, और उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर उसमें i का कोफिशिएंट और j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट को स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर दिया तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल आता है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, √16 आएगा जो कि इक्वल है 4। अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, जो वेक्टर गिवन है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ये सब आपको पता होगा, फिर भी मैं जल्दी से बता दिया। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ ये आ गया, अब सबके नीचे 3/4 - j/4 और √6/4 लिख दिया। दिस इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √² उसके i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब आ जाते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ, अगर हम इसको ऐड करना है तो सिंपली दोनों के i कंपोनेंट को ऐड कीजिए, j वाले को ऐड कीजिए, k को ऐड कीजिए। वैसे ही सब्ट्रैक्ट करके हमने यहाँ दिखाया, दिस a - b, इस i वाले को इसके i से सब, तो 2i -
प्लस 3i, 3 माइनस 3j माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 3j प्लस 6j प्लस 3j और माइनस 4k माइनस 9k कितना होगा माइनस 13k। सिंपली इस तरह से कर लेते हैं। नेक्स्ट बेसिक, ये सारा हम आगे यूज़ करने वाले इसलिए मैं पहले ही कवर कर लिया। 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन गिवन, अगर हमें किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिया है ना, x1, y1, z1 एंड से x2, y2, z2, तो इससे ना हम उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर बना सकते हैं। अगर हमें किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है और हमें उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, इसके x से इसका x माइनस कर दो जिसको मैंने यहाँ लिखा, इसके y से इसका y माइनस कर दो जिसको हमने यहाँ लिखा, इसके z से इसका z माइनस कर दो जिसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसके साथ अभी तो पॉइंट बन गया, और पॉइंट को वेक्टर बनाने के लिए आपको तुरंत बोला, पॉइंट को वेक्टर बनाने के लिए क्या करते, इसके साथ i, इसके साथ j, इसके साथ k लगा देते हैं। तो हमने वही किया है, इसके साथ i लगा दिया, इसके साथ j लगा दिया और इसके साथ k लगा दिया, और ये मेरा वेक्टर बन गया। और ये जो वेक्टर होगा ये इस लाइन के पैरेलल होगा। तो आपने क्या सीखा, किसी भी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है तो उससे हम एक उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं डॉट प्रोडक्ट। मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अब ए आई वाले को इस आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट को 2 × 3 6, इस जे वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 3 × -2 -6, और इस के का कोफिशिएंट -1, इस के का कोफिशिएंट +1, इसको मल्टीप्लाई करो -1 × +1 या -1, इनको ऐड कर दो तो 6 से 6 कैंसिल होगा -1। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आई को आई से, जे को जे से, के से के को बस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये है आपका 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर भी है, इनका क्रॉस करना है। आपको एक डिटरमिनेंट बना लेना है जिसका फर्स्ट रो आपको लिखना है आई जे के। अब सेकेंड रो में क्या करना है, इस वेक्टर में आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट 2 3 -1 2 3 -1। इस वेक्टर थर्ड रो में बनाना है इस वेक्टर का आई का कोफिशिएंट, इस वेक्टर का जे का कोफिशिएंट और इस वेक्टर का के का कोफिशिएंट 3 -2 1 3 -2 1। अब इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लो, मैं फर्स्ट रो के अलोंग ओपन कर रहा हूँ, आई इंटू है ना, अब आई इंटू, अब ये आई है फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, उसको छोड़ दिया तो मेरे पास बच गया 3 × 1 -2 × -1 -2 × -1, ये हो गया। फिर यहाँ पर ये तो प्लस लिया तो यहाँ पर माइनस लेते हैं ना, डिटरमिनेंट ओपन करना आप जानते हो, -j इंटू, अब इस ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में उसको छोड़ दिया तो 2 × 1 -3 × -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सिमिलरली के इंटू, अब ये हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ा, 2 × -2 एंड 3 × 3 लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लिया, 3 - 2 = 1, 2 + 3 = 5 -j है, ठीक है। और ये क्या हो गया, सॉरी ये 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 + 2 5i हो जाएगा ये। और सिमिलरली यहाँ 2 - 2 -4 और -n -13 के। तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये भी आगे यूज़ है हमें। तो आपने डॉट प्रोडक्ट करना भी सीख लिया और क्रॉस प्रोडक्ट करना भी सीख लिया। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में डीसी से डिनोट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं कोई भी वेक्टर या लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, से अल्फा, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये एक वेक्टर है या एक लाइन है जो कि हवा में है ना, ये बोर्ड में है लेकिन या इमेजिन करो कि हवा में है। अपने रूम का एक कॉर्नर ले लो और वहाँ से ओरिजिन लेके एक लाइन को एक्स, एक को वाई, एक को जेड ले लो और वहाँ से ओपी इमेजिन करो। वो जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उससे अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा, ठीक है। नाम है इसका डायरेक्शन कोसाइन, मतलब इन एंगल्स के ऊपर आप कॉस लगा दो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा को उसका डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। उसको डिनोट करते हैं LMN से, ठीक है। क्या समझा आपने, डायरेक्शन कोसाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से सपोज एंगल बनाता है अल्फा, बीटा, गामा, जैसा नाम है कोसाइन, उन एंगल्स के ऊपर कॉस लगा दिया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन। उसको डिनोट करते हैं L, M और N से। और अगर इनका प्रॉपर्टी होता है, अगर आप इसको
जो बेसिक कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन होता है उससे इन तीनों को ऐड करेंगे, दैट इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वो ऑलवेज 1 आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान में रखते हैं, इस पर क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, आते रहते हैं एग्जामिनेशंस में। अब हमारा आ गया कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ 1 माइनस, इसको अरेंज किया था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 आ गया। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन if cos alpha cos beta and cos gamma are the direction cosines of a line, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma का वैल्यू क्या है। डायरेक्टली आने का चांसेस होता है ये सब क्वेश्चन, सीधा टू टिक कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना है अपने को। अब आते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है। मैंने क्या बोला, डायरेक्शन कोसाइन से पहले हमें एंगल पता करना पड़ेगा। आ जाते हैं इस डायग्राम में। अब देखो एक्स एक्सिस, ये तीनों लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे से, तो एक्स एक्सिस किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, वो वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। यहाँ देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री। और एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो अपना जो अल्फा बीटा गामा हो गया 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस लिखना है तो होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। कॉस 0 क्या होता है, 1, कॉस 91, तो 1, 0, इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस कोई भी, अब वाई एक्सिस का अल्फा कितना है, एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाता है, 90। वाई एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाता है, वाई एक्सिस को 0। और जेड एक्सिस के साथ कितना बनाएगा वाई एक्सिस, 90। इन तीनों के ऊपर हमने कॉस लगा दिया और हमें मिल जाएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन, और यूज कर लिया कॉस 90 0, कॉस 0 1 और कॉस 90। सिमिलरली जेड एक्सिस के लिए अल्फा है 90, बीटा भी है 90, और जेड एक्सिस खुद के साथ 0 एंगल बनाता है, तो 90 90 0। अब इनके ऊपर कॉस लगा दो डायरेक्शन कोसाइन के लिए, तो ये हो जाएगा 0 0 1। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, इसको ध्यान में रखा। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया हमने एनसीईआरटी से। इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये क्या दिया है, एक्स एक्सिस वाई एंड जेड एक्सिस, ए अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू दिया है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो ये हो जाएगा कॉस 90 0, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 30 √3/2। तो ये इसका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एटीसी में आया हो क्वेश्चन, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनाता है, मतलब इसका अल्फा इसका बीटा और इसका गामा तीनों सेम है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, तीनों सेम है, ये हमें गिवन है। तो कोई भी ले सकते हैं, मान लिया वो एंगल, और हमें फार्मूला पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 है, और वो चाह रहे हैं कि उसका डायरेक्शन कोसाइन हम बताएं उसको। अच्छा, मान लिया तीनों एंगल की जगह तीनों इक्वल है, तो मैं तीनों की जगह पे अल्फा ही रख दिया, इसको सम किया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, 3 को उधर ले गया, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, +-1/√3। तो अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है, क्वेश्चन बोला है देख लो, मिक्स इक्वल एंगल, मतलब अल्फा बीटा गामा सेम है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी सेम होगा। कॉस अल्फा +-1/√3 है, तो कॉस बीटा भी वही हो जाएगा, कॉस गामा भी वही हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये एटीसी में आया वो क्वेश्चन है, कितना आसान है। मैं बोल रहा हूँ इस पर क्वेश्चन पूछेंगे, अगर 3D से क्वेश्चन डालते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, मान लीजिए L M एंड N आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L M N है। तो अगर आप इन तीनों डायरेक्शन कोसाइन को सेम नंबर K से डिवाइड कर दोगे ना, तो एक 3 नए नंबर्स आएंगे, है ना। L M N क्या है, एक नंबर ही तो है, मान लो 5 9, और ऐसा तो हो नहीं सकता 5 9 15 आ सकती, क्योंकि कॉस का वैल्यू 1/2 1/3 और 1/5 है। उस सब को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो एक
तीन नए नंबर बन जाएंगे, उन्हीं तीनों नंबर को बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो कुछ नया चीज़ नहीं है, वो डायरेक्शन कोसाइन को ही किसी नंबर से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे L/K = A, तो A को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, L/ यहाँ से आ जाएगा L/A का वैल्यू कितना आ जाएगा K। सिमिलरली अगर B को इधर ले आ जाओ तो M/B का वैल्यू भी K आ रहा है और N/C का वैल्यू भी K आ रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं L/A, M/B और N/C तीनों इक्वल है, तो L/A = M/B = N/C = हमने K लिख दिया। मतलब डायरेक्शन रेशियो जब भी बोलेगा, डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में DR से डिनोट करते हैं, तो वो कुछ नहीं होता है, तीन नंबर्स होते हैं जो कि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। और डायरेक्शन कोसाइन कैन बी यूज एट द प्लेस ऑफ डायरेक्शन रेशियो। मान लो हमें कहीं किसी फॉर्मूला में डायरेक्शन रेशियो है, यूज होता है, और वहाँ हमें डायरेक्शन कोसाइन पता है, कोई बात नहीं, डायरेक्शन कोसाइन की जगह आप डायरेक्शन रेशियो का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट है कि अगर हमें किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे पता करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो पता कैसे करना है, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे पता करना है। डायरेक्शन कोसाइन तो पढ़ के आए शुरू से, अल्फा बीटा गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, उनका रिलेशन होता है L² + M² + N² = 1। जस्ट मैं रिवाइज कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था। डायरेक्शन रेशियो, मान लो हमें बोल दिया कि ABC आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। आप क्या करो, बोला उसका डायरेक्शन कोसाइन पता करो। आप सिंपली क्या करो, जो तीन नंबर है तीनों को स्क्वायर करके स्क्वायर रूट में ले लो, A² + B² + C² स्क्वायर रूट, और उस तीनों नंबर को इसी से डिवाइड कर दो और प्लस माइनस साइन लगा दो। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन लाने के लिए क्या करना है, आपको एक स्क्वायर रूट बनाना है जिसमें तीनों डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम लिखो, A² + B² + C², और उसको नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो तीनों नंबर को, आगे प्लस माइनस लगा दो, यही उसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। आपने सीख लिया कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे लाते हैं। अब मान लो हमें किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है, किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट बोला उसका डायरेक्शन रेशियो बताओ। आपको बता चुके हैं 2 पॉइंट, बेसिक्स में उन्होंने बताया था कि 2 पॉइंट गिवन है तो आप उस लाइन के पैरेलल वेक्टर लिख सकते हो। कैसे, x2 - x1, y2 - y1, इसको इससे माइनस करना है, इससे इसको माइनस करना है, इससे इसको माइनस करना, ये बन जाता है उसके पैरेलल वेक्टर। पॉइंट को हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर ले। आपको पता है यही सेम माइनस करने से, जैसे हम लोग पैरेलल वेक्टर ऑब्टेन करते हैं, वैसे ही माइनस करने से हमें उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी आ जाता है। तो ये उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया। अच्छा, मतलब पैरेलल वेक्टर एंड डायरेक्शन रेशियो आर सेम थिंग, है ना। किसी लाइन के पैरेलल वेक्टर गिवन है या डायरेक्शन रेशियो पता करने बोलता है, बोथ आर सेम थिंग, बस ये वेक्टर फॉर्म में है और डायरेक्शन रेशियो पॉइंट फॉर्म में होता है। अब पॉइंट से वेक्टर, वेक्टर से पॉइंट लाना हमने आपको बता रखा है, बस उन लाइंस, उन पॉइंट्स के आगे IJK लगा देते हैं तो वेक्टर बन जाता है, IJK हटा देते हैं तो वो कोऑर्डिनेट बन जाता है या डायरेक्शन रेशियो बन जाता है। इसको ध्यान में रखा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, भी NCERT का। इफ ए लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियो दिस डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोला अभी आपको, अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइन लाने के लिए फॉर्मूला, तीनों नंबर का स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट में डिवाइड कर दो। तो यहाँ तीनों नंबर का स्क्वायर किया, 2² + -1² + -2 का स्क्वायर, और इन तीनों नंबर को सेम से डिवाइड कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शन कोसाइन आ गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, हमें बोला डायरेक्शन कोसाइन बताओ। यार किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है, तो अगर 2 पॉइंट गिवन है तो इनसे हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, पैरेलल वेक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं या डायरेक्शन रेशियो ऑब्टेन कर सकते हैं, दोनों एक ही बात होता है। तो मैं डायरेक्शन रेशियो पता कर लेता हूँ। इसके x से इसका x माइनस कर दिया, इसके y से इसका y माइनस कर दिया, इसके z से इसका z माइनस कर दिया, ये बन गया। अब इसको देखो, -3 2 2 आगे, ठीक है। अब ये डायरेक्शन रेशियो बन गया। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनता है, इन तीनों नंबर का स्क्वायर कर दो। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन बनाना अभी आपको पता है, सेम चीज़ यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ये बन गया उसका डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर आपने किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है और बोला कि उसका डायरेक्शन कोसाइन पता करो, तो आप डायरेक्शन रेशियो पता करो। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन पता करना आपको पता है। डायरेक्शन रेशियो और पैरेलल वेक्टर सेम थिंग है, ये भी मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, चूँकि आगे यूज करने वाला हूँ। फिर से मैंने उसी कॉन्सेप्ट को लिखा, हाउ टू ऑब्टेन डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन व्हेन अ वेक्टर पैरेलल टू अ लाइन इज गिवन। मैं क्या बोला, दोनों एक ही बात होता है। अगर ये वेक्टर B जो है इस लाइन के पैरेलल है,
ऐसा है, तो यही उसका डायरेक्शन रेशियो भी हो जाता है। तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, 2 3 4 इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज़ हमने पढ़ा है उसका यूज़ करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लिया, अब लाइन में आ गए। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर हमें एक लाइन दिया है, बोला एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन पता करो, उसके लिए दो चीज़ें हमें गिवन होती है। एक उस लाइन के ऊपर पॉइंट, से ए इज़ द पॉइंट ऑन दिस लाइन, और एक हमें उस लाइन के पैरेलल वेक्टर देगा। मान लो बी उस लाइन के पैरेलल वेक्टर है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पता करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। आपको पता है ना, अगर दो पॉइंट हमें बोल दे तो लाइन फिक्स हो जाता है। फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास। ठीक है, तो उसी तरीके से इसी दो कंडीशन को एक अलग फॉर्म में दिया है। एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे दिया और उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दे दिया, बोला इक्वेशन ऑफ द लाइन पता करो। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पता करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली आर इक्वल टू ये जो पॉइंट गिवन है दिस प्लस लैम्डा टाइम्स वो जो वेक्टर गिवन है उसको लिख दिया। और यहाँ लैम्डा जो होता है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर। क्या सीखा आपने, अगर किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे दिया और उसके पैरेलल वेक्टर दे दिया, इक्वेशन उसका इक्वेशन होता है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। लर्न कर लिया। We know how to convert a vector into a point and parallel vector into, है ना। कोई भी अगर हमें एक वेक्टर दिया उसको पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर पैरेलल वेक्टर दिया उसको डायरेक्शन रेशियो में कैसे कन्वर्ट करता है, वो हमने पहले ही पढ़ रखा है। मान लो हमें एक पॉइंट दे दिया लाइन के ऊपर x, y, z, तो हमें इसको वेक्टर बनाना है। सिंपली आई जे के ऐड कर दिया। या हमें अगर वेक्टर दिया है तो आई जे के हटा दिया, पॉइंट बन जाएगा। हमें एक पैरेलल वेक्टर दिया है तो ये डायरेक्शन रेशियो भी हो जाएगा, बस आई जे के हटा दिया। तो अब हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन अभी जो लिखा था हमने वो किसने वेक्टर फॉर्म में लिखा, अब हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना है इन कार्टेशियन फॉर्म। दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। कैसे लिखते हैं, मान लो हमें लाइन के ऊपर तीन पॉइंट गिवन, एक पॉइंट गिवन है, से दिस इज अ पॉइंट x1, y1, z1, और इसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है ABC, है ना। ये वेक्टर तरीके से भी दिया जा सकता है कि एक वेक्टर है x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और उसका पैरेलल वेक्टर है ai प्लस bj प्लस c के। ठीक है, तो वो या वेक्टर फॉर्म में दे, या हमें ऐसा बोल दे कि लाइन x1, y1, z1 से पास हो रहा है, उसका डायरेक्शन रेशियो ABC है। तो हम लोग डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखते हैं x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई सी। कैसे लिखते हैं लाइन, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। इक्वेशन ऑफ द लाइन हमने दो तरीके से लिखना सीखा। अगर उसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है वेक्टर फॉर्म में और उसके पैरेलल वेक्टर गिवन है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अब उसी पॉइंट को हमें वो वेक्टर फॉर्म में नहीं देके हमें वो पॉइंट बता दिया कि x1, y1, z1 से पास कर रहा है लाइन, और उसके डायरेक्शन रेशियो ABC है, तो उसका इक्वेशन लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में नहीं, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। इसको लर्न कर लिया। अब मान लो ये सारा चीज़ पे हम क्वेश्चन करेंगे अभी तुरंत। मान लो हमें लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे दिया x1, y1, z1 एंड x2, y2, z1। अब हमें बोला कि आप लाइन के इक्वेशन तो हमने लर्न कर रखा है क्या, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई ABC। x1, y1, z1 क्या होता है, जिस पॉइंट से लाइन पास करता है। पॉइंट तो गिवन है तो मैंने यहाँ पे उसको रख दिया, लेकिन अब डायरेक्शन रेशियो नहीं पता, लेकिन हमें लाइन के ऊपर दो पॉइंट गिवन है। तो क्या आपको मैंने बताया है कि लाइन के ऊपर दो पॉइंट होता है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे पता करते हैं, सिंपली उसके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, जो a बन गया x2 माइनस x1, b बन गया y2 माइनस y1, और c बन गया z2 माइनस z1। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। हमने तीन तरीके से इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना सीखा, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, दूसरा x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, तीसरा x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से लिए हैं, और पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों पूछ रहा है। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया लाइन के ऊपर
और उसके पैरेलल एक वेक्टर दे दिया। वेक्टर इक्वेशन क्या होता है? R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा डी बी। तो अब हमारे पास जो पॉइंट है 5, 2, -4, हमें तो वेक्टर चाहिए, तो उसको वेक्टर बना दिया। वेक्टर एक ऐसा हो जाएगा, बस आई जे के इन तीनों में लगा दिया। तो इक्वेशन इज R इक्वल टू ए प्लस 5a प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या है? यही वेक्टर जिसके जो इसके पैरेलल वेक्टर होता है वही बी होता है। तो 3i प्लस 2j माइनस 8k। चलो कितना आसान है। अब बोला कि इसका कार्टेशियन फॉर्म भी चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। पॉइंट पता है क्या? हाँ ये है ना पॉइंट 5 2 -4 होता है, हो गया x माइनस 5 y माइनस 2 एंड z माइनस -4 z प्लस 4। और ए बी सी लिखना है जो उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। पैरेलल वेक्टर और डायरेक्शन रेशियो एक ही बात है। तो पैरेलल वेक्टर है क्या? 3 2 -8। तो 3 2 -8 दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। जो पूछेगा आप ये सब ऑप्शंस में गिवन होगा, आप पट से कर लेना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी से। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है? ए प्लस लैम्डा बी। ये क्या होता है? उसके ऊपर एक पॉइंट हो जिसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, और बी होता है उसके पैरेलल वेक्टर। तो पॉइंट तो चलो इससे मैं बना लिया, इस पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, आई जे के इन तीनों पॉइंट इन तीनों के साथ लगा दिया, माइनस आई 0j 2k। हमें अब एक वेक्टर चाहिए, इसको पैरेलल है। तो वेक्टर तो हमें पता नहीं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो पता कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो कैसे पता कर लेते हैं? इसके x से इसका x माइनस कर दो, 3 माइनस -1 विच इज 4 माइनस 0, ये भी 4 हो गया, एंड 6 माइनस 2, ये कितना हो गया? 4। ये हो गया इसका डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो और पैरेलल वेक्टर एक ही बात होता है। तो बी क्या हो जाएगा? 4i 4j 4k 4i 4j 4k। अब हमें उस लाइन के ऊपर ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, तो सिंपली आप इसमें रख दीजिए, है ना। ए की जगह इसको रख दो, बी की जगह इसको रख दो, और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार बोला कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दे दिया है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन कैसा होता है? x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी एंड z माइनस z1 बाई सी। इससे इसको कंपेयर किया। एक किस लाइन का इक्वेशन होता है? जो कि x1, y1, z1 से पास करता है, और जिसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होता है, जिसका पैरेलल वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के होता है। अब इसको उस फॉर्म में लेके गए, जो हमारा लाइन है x प्लस 3, लेकिन हमें x माइनस x1 चाहिए, उसको लिख देंगे x माइनस -3, ये x प्लस 3 हो जाएगा, है ना। y माइनस 5 ठीक है, z प्लस 6 को लिख दिया z माइनस -6 बाई। अब पॉइंट क्या क्या हो जाएगा? ये तीनों पॉइंट होता है, उसे कंपेयर किया तो पॉइंट्स हो गया -3, 5 एंड -6। ये तीनों इस फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? जो उसका डायरेक्शन रेशियो होता है वही पैरेलल वेक्टर 2i 4j प्लस 2k। पैरेलल वेक्टर 2i 4j प्लस 2k। अब हमें उस लाइन के ऊपर पॉइंट भी पता हो गया, और उसका वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर भी पता हो गया। तो लाइन क्या होता है? r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए की जगह आप रख दो -3i प्लस 5j माइनस 6k, और बी की जगह इसको रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट है दोबारा सुन लो उसको। आगे आते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। हमारे पास एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है, दूसरा लाइन है a2 b2 c2। इनके बीच में एंगल चाहिए। मैंने दोनों लाइन बनाया, मान लो इसके बीच का एंगल ले लिया, ठीक है। तो एंगल कैसे निकालते हैं आप ये फार्मूला लर्न कर लो, ठीक है। और ये ऐसा ही सिमिलर फार्मूला आगे प्लेन के लिए है, एक बार लर्न करो, दोनों में यूज़ करो। a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, ये हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। जैसे ही कॉस थीटा आ गया, अब थीटा चाहिए तो इसको इधर ले आते हैं, कॉस इनवर्स आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लो हमें डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन दे दिया, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे दिया हमें L1 M1 N1, और इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे दिया L2 M2 M2, और हमें इसका एंगल चाहिए इसके बीच का। तो क्या होगा? L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ये इसके बीच का एंगल हो जाता है कॉस थीटा। तो फिर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, जो इधर लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे आगे।
अब आ जाता है, जैसे हमने पहले भी देखा है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं, लाइंस के उसमें। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो सिंपली क्या करना है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो है ना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सिंपली ये चेक कर लो, ये पैरेलल और कॉलिनियर दोनों के लिए कंडीशन है। अगर वो परपेंडिकुलर करना है तो आपको ये फार्मूला लर्न करना है, A1 + A2 + B1 × B2 + C1 × C2, मतलब A1 × A2 + B1 × B2 + C1 C2 इक्वल टू 0। अब अभी आपको मैंने क्या बताया, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, अगर उसका डायरेक्शन रेशियो अपने को पता है A1, B1, C1, A2, B2, C2, तो एंगल होता है cos थीटा इक्वल टू A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, A1² + B1² + C1² एंड A2² + B2² + C2²। वहाँ से थीटा निकाल लेते हैं। अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन है L1 M1 N1 एंड L2 M2 M2 दोनों लाइन का, L1 × L2 + M1 × M2 + N1 × N2। चलो, अगर वो उसके पैरेलल होने का क्या कंडीशन है, पैरेलल होने के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और उसके परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन है, A1 × A2 + B1 × B2 + C1 × C2 इक्वल टू 0। इन कंडीशंस को लर्न करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि हमारे पास ड्राइव करने का टाइम नहीं है और डेरिवेशन लंबा जाता है, तो उतना क्यों कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फिर से हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन पिक कर लिया। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ गिवन लाइंस। R इक्वल टू, एक लाइन है R इक्वल टू A + λB, R इक्वल टू A + μB, है ना। लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ऐसे ही तो होता है, R इक्वल टू A + λ टाइम्स B, तो ऐसा ही गिवन है। मतलब ये वेक्टर उस लाइन के पैरेलल है और ये भी वेक्टर उस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। इनके बीच का एंगल चाहिए, जो दो लाइन के बीच में एंगल होता है ना वही। अब दो लाइन के बीच में एंगल निकालो या उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकालो, एक ही बात है। तो पैरेलल वेक्टर क्या है इसका, दिस वन एंड दिस वन, तो इसको मैं B1 लिख दिया। फिर इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना वही उस लाइन के बीच में एंगल होगा, ठीक है। तो या तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करो, है ना, जिसमें आप यहाँ से डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हो, या फिर मैं आपको नया तरीका बता रहा हूँ कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। पैरेलल वेक्टर ले लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। B1.B2 क्या होता है, A.B क्या होता है, मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B इंटू कॉस थीटा, यहाँ से थीटा निकल आएगा। कॉस थीटा इक्वल टू इसको इस साइड ले आए LHS में, तो B1.B2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2। B1 तो पता है हमें, ये वाला यहाँ रख दिया, B2 हमें पता है, ये वाला यहाँ रख दिया, दोनों का डॉट डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस। वेक्टर का मॉडुलस हमने आपको निकालना बताया है। ये 1i है, 2j है, 2k है, तो हो जाएगा 1² + 2² + 2², हो जाएगा 3² 2² 6²। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, i को i वाले से, j को j वाले से, k को k वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको बेसिक में बता रखा है हमने, 3 + 4 + 12, तो होगा 19/12। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/12। जब हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो आप डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। हम आगे आपको बताते हैं। अब हमें लाइन ऐसा दे दिया, ठीक है, और बोला कि इनके बीच का एंगल निकालो। तो ये तो हमें किस फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। तो एंगल के लिए हमने आपको फॉर्मूला क्या लर्न कराया, A1, उसका डायरेक्शन रेशियो पता कर लो, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर ऐसा है, तीन का डायरेक्शन रेशियो। लाइन ऐसा है तो नीचे जो लिखा होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 3 5 4, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 1 1 1 2। कॉस थीटा उस फार्मूले में A1 B1 C1 पता होगा, A1 × A2 + B1 × B2 C1 × C2 इसमें रख दो और आप कैलकुलेट कर लो। होप आप कैलकुलेट कर लोगे, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, थोड़ा टाइम बचाना है। अब आगे ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर वो पूछा जाएगा तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो डैट दिस टू लाइन्स आर एट राइट एंगल्स। अब ये दोनों लाइन राइट एंगल पे है, तो अपने P का वैल्यू निकालना। सबसे पहले हमें ये देखना है कि राइट एंगल का कंडीशन हमने लर्न किया है, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इक्वल टू 0। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब हमारा लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, x - x1/a y - y1/b इक्वल टू z - z1/c। यहाँ x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो हमें पहला लाइन दिया है यहाँ x y का कोफिशिएंट 1 नहीं है, कुछ 7y है, यहाँ -1x है। तो पहले हमें वैसा बनाना पड़ेगा।
इसके लिए क्या करते हैं, इसमें 1 माइनस एक्स में माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस अंदर ले जाकर देखो माइनस एक्स प्लस 1 ऐसा ही आने लगेगा बाई 3। यहाँ से हमने 7 कॉमन ले लिया, क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमें 7 बाहर निकालना पड़ा, तो 7y माइनस 14 से 7 कॉमन लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा बाई 3 ऐसा। अब ये माइनस साइन को हमने क्या कर दिया, इसको नीचे लेके गए 3, ये 7 भी ऊपर नहीं होना चाहिए तो नीचे लेके गए, तो 3/7/2। अब हमें इस लाइन का ए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बाई ए बाई बी बाई सी। ए बी सी क्या होता है, उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। यहाँ से a1 b1 और c1 का वैल्यू -3 3/7 आ गया। सिमिलरली सेकेंड लाइन भी जो हमें गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, x का कोएफिशिएंट 1 है नहीं, तो मैंने क्या कर लिया, पहले इन दोनों से -7 कॉमन ले लिया, यहाँ ये तो ठीक है, और इससे -1 कॉमन ले लिया, और इस -7 को नीचे लेके गए तो हो जाएगा 3p/-7, ये तो ठीक है, इस माइनस को z माइनस 6/-5। अब यहाँ पे a2 b2 और c2 का वैल्यू आ गया, a2 इज़ 3p/-7, b2 का वैल्यू 1 और c2 का वैल्यू -5। ये आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब हमें बोला है क्या कि दोनों राइट एंगल पे है, तो राइट एंगल के लिए कंडीशन क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब मेरे पास a1 a2 भी है, a1 a2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, b1 b2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, c1 c2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, और इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ये सिंपल एलसीएम वगैरह लिया है, और p का वैल्यू 69/7 आ गया, जो कि आप वीडियो पॉज करके देख लो, ये आपको नोट्स तो मैं देने ही वाला हूँ, तो ये आपको पता चल जाएगा, है ना, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। अब हमारे पास दो लाइन है, a1 प्लस लैम्डा b1 एंड a2 प्लस लैम्डा b2, और हमें इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो दो फार्मूला होता है इसमें, या तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तब, या ये दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं है तो दो वेक्टर पैरेलल कैसे पता चलता है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, मान लो अगर एक वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 5k, अगर मैं इसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 6i प्लस 8j प्लस 10k। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल, है ना। तो अगर दोनों, आप देखना कि कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर ऑब्टेन हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है देन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस d हो जाएगा b क्रॉस, जो ये पैरेलल वेक्टर है, ये b1 b2 को मैंने b बोल दिया, b क्रॉस, और ये जो दो ये वेक्टर a2 और a1 जिस पॉइंट से दोनों पास हो रहा है उन दोनों का डिफरेंस है ना, a2 माइनस a1, यहाँ पर मॉडुलस नहीं है, यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b। क्या करना है, अगर दोनों पैरेलल है तो b क्रॉस, इन दोनों का डिफरेंस से क्रॉस कर दो, डिवाइडेड मॉडुलस ऑफ b कर दो, उनका मॉडुलस हमने ले लिया जो कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है। अब सेकंड केस आते हैं, जब ये दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं रहेंगे तो क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको, इनटू, जैसे यहाँ पर ये वेक्टर a2 माइनस a1 लेते थे, लेकिन उसका इस बार डॉट प्रोडक्ट करना है, डिवाइडेड बाई यहाँ जो रहता है उसी का मॉडुलस नीचे आ जाता है, यहाँ पर b था तो यहाँ मॉडुलस ऑफ b, यहाँ b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस नीचे आ जाएगा। ये हो गया डिस्टेंस, पूरा मॉडुलस ले लिया चीज़ों को पॉजिटिव बनाने के लिए। ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, चाहे जैसे कर लो, मैंने आपको बताया। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2। हमें दो लाइन गिवन है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b और a1 प्लस लैम्डा b एंड दिस इज a2 प्लस लैम्डा b2। अब पहले हमें चेक करना है क्या डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है या डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट ही होता है। पहले चेक करना है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, एग्जैक्टली 2i 3, दोनों वेक्टर सेम ही है, मतलब दोनों वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल हो गए। कौन सा फार्मूला लगेगा, फर्स्ट वन। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू पैरेलल वेक्टर्स हैं, वही हमने यहाँ पर दिखाया है। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस केस में b हो जाएगा जो हमारा वेक्टर आया है 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये मेरा b हो गया। और फार्मूले में क्या चाहिए, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 क्या, ये है अपना a2 वेक्टर, ये है n वेक्टर, इसको मैंने डिफरेंस कर लिया। यहाँ पे देखो वैल्यू रखा है a2 माइनस a1 करके, ये आ गया। बस इस फार्मूले में रख लो। ओके, यहाँ फार्मूला में एक्चुअली यहाँ पर क्रॉस है, तो यहाँ पर क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। तो b क्रॉस, अब b तो हमें पता चल चुका है, जो पैरेलल वेक्टर है a2 माइनस a1, मैंने इन दोनों वेक्टर को माइनस कर लिया है,
तो ये कितना आ गया, ये आ गया। अब इसको इससे क्रॉस करना है। क्रॉस करना आपको बेसिक में मैंने बता रखा है, 2i + 3j + 6k क्रॉस -2i - j + k को क्रॉस करना है। क्रॉस करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट की हेल्प से। यहाँ लिखते हैं, बेसिक जाके देखो हमने कैसे बताया था, i j के एक करके भी दिखाया था मैंने, 2 3 6 और -2 -1 और 1। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको बता रखा है। इसका जब आप क्रॉस करोगे, है ना, इसका क्रॉस आप जब कर लोगे तो ये आ जाएगा -9i। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एक बार फर्स्ट रो के लॉन्ग ओपन किया, बेसिक में जाके देख लीजिए, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, +14j - 4k। ये मेरा इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले में इसको रख देना है। इस फॉर्मूले में क्या करना है आपको, इनको क्रॉस कर लिया तो न्यूमरेटर आ रहा है आपका -9i + 14j - 4k, डेट इज ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट ये आ रहा है। नीचे कितना आ रहा है, 4 + 9 13 + 36 √49 ये आ रहा है। और पूरे का हमें क्या लिखना है, मॉडुलस लेना है प्लस, क्योंकि डिस्टेंस है तो मॉडुलस ही लेना पड़ेगा d। अब किसी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, √9 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। इसको आप सम करेंगे, √293 आ जाएगा बाई 7। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स। इस बार जो दोनों लाइन है हमने वो वाला क्वेश्चन लिया है जिसमें दोनों पैरेलल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। अब इन दोनों वेक्टर को देखो, ये दोनों अलग अलग वेक्टर है और किसी एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा आएगा भी नहीं। मतलब बोथ लाइन चेक फॉर पैरेलल लाइन्स, ऑब्वियसली दिस टू वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल। तो फार्मूला क्या लगेगा, b1 क्रॉस b2 दिस, इसका मॉडुलस, ठीक है। अब देखो b1 क्रॉस b2 करना पड़ेगा। b1 क्रॉस b2 क्या होता है, b1 क्रॉस b2 होता है ये जो दो वेक्टर है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, जो पैरेलल वेक्टर है। मैंने इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, ठीक है। यहाँ लिख दिया i j के, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। और फिर फाइनली आप क्रॉस कर लेना, और इसका b1 क्रॉस b2 करने के बाद जो वेक्टर आएगा वो आपका आएगा 3i और -j - 7k। ये मेरा b1 क्रॉस b2 आ गया। अब डिस्टेंस b1 क्रॉस b2 आ गया आपका 3i - j - 7k। कर लेना, ठीक है। आगे क्या करना है इस फॉर्मूले में, और क्या रिक्वायरमेंट है, a2 - a1। a2 - a1 क्या होता है, ये दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। चलो a2 - a1 मैंने कर लिया है, i से i माइनस किया, j से j माइनस किया, है ना, +j और -j कैंसिल आउट हो गया, k तो इधर है ही नहीं तो -k -0, ये हो गया a2 - a1। अब आपको क्या करना है, इस फार्मूला का सब चीज़ हमको पता चल चुका है, ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, इन दोनों का डॉट करना है। तो मैंने क्या कर लिया, अच्छा कर लेते हैं डॉट, तो चलो डॉट करके लिख देते हैं, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1। ये वेक्टर्स हमारा क्या क्या आया है, b1 क्रॉस b2 आया है 3i - j - 7k डॉट i - j है नहीं इसमें, ये तो 0j - k। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 माइनस ये तो j तो 0 हो जाएगा और प्लस का 7, तो ये आ रहा है अपना 10। अब हमें सब कुछ पता हो चुका है। d क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस, तो ये आ गया आपका ऊपर 10 आ गया, नीचे क्या करना है, b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1 7 का स्क्वायर 49, तो आ गया √59। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ 10/√59।
तो मैंने आपको क्या बताया कि हम अगर हमें लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करने बोलेगा तो ये दो तरीके का होता है, लाइन पैरेलल है या नहीं है ये चेक कर लो और दोनों फार्मूला में से जो एप्लीकेबल है उसको अप्लाई कर लो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस प्लेन टॉपिक से ना एक क्वेश्चन 80 में ऑलरेडी आ चुका है, तो क्विकली हम लोग प्लेन को कवर कर लेते हैं। प्लेन में बहुत ज़्यादा हमने कवर नहीं किया चूँकि टाइम का कॉन्स्टेंट है। तो क्या किया है, अगर हमारे पास एक प्लेन है और इसका यूनिट इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है जिसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर द प्लेन। तो अगर हम उसके नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर पता है और तो उसका इक्वेशन लिखते हैं r डॉट n इक्वल टू पी। ये इसको लर्न करना है। n क्या होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर है ये नॉर्मल माने उसके परपेंडिकुलर प्लेन की, और p होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। p होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। अब देखो, अब इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया r डॉट n इक्वल टू पी, n और p का मतलब आपको लर्न करना है। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बिल्कुल लाइन की तरह होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। जैसे लाइन में होता है x प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो यहाँ होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। अब ए बी सी का मतलब हमें समझना पड़ेगा। ए बी सी जो है ये डायरेक्शन रेशियो है किसका, नॉर्मल। ये जो प्लेन के नॉर्मल जो हमने एक वेक्टर बनाया था ना, इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। अब हमें ए बी सी इसका डायरेक्शन रेशियो है। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा। अब ए एक्स के नीचे भी इसको ले लिया, बी वाई के नीचे भी ऐसा, ये जो आता है दिस इज द, ये जो आ जाता है ये मेरा आ जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। क्या समझ में आया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन होता है आर डॉट एन इक्वल टू पी, एन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन या नॉर्मल वेक्टर, और p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कार्टेशियन इक्वेशन कैसा होता है प्लेन का, बिल्कुल 2D का लाइन होता है, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। अगर हम ए बी सी होता है इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो आर एच इसमें जो बनता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस दिस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब अपने को p दे दिया ये, एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस, और हमें ये वेक्टर n दिया है। लेकिन इसमें जो n होता है यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर कैसे पता करते हैं, आपको बेसिक्स में बता चुके हैं। यूनिट वेक्टर पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो कि आ रहा है √29। और किसी भी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो इस वेक्टर को मैंने √29 से डिवाइड कर दिया, ये मेरा यूनिट वेक्टर आ गया। अब इस यूनिट वेक्टर भी पता चल गया, p तो गिवन ही था, इस इक्वेशन में रख दिया है ना, r डॉट n इक्वल टू पी, ये हो गया मेरा वेक्टर इक्वेशन। अगर एग्जामिनेशन में आता है, ऑप्शन में है, तब क्विकली आप इसको सॉल्व कर लोगे। सेकेंड, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ये होता है r डॉट n इक्वल टू पी, यूनिट वेक्टर। हमें इसी का यूनिट वेक्टर, इसके यूनिट वेक्टर का माने इसके परपेंडिकुलर कौन होता है, नॉर्मल होता है, और इसी का हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। ओके ठीक, और हमें r डॉट n इक्वल टू पी गिवन। ये क्या होता है, मोस्टली यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन हमेशा यूनिट वेक्टर देते नहीं है, तो हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा। मान लो अगर हमें ये वेक्टर मिल गया, ये वेक्टर मिल गया, तो ये नॉर्मल है। तो इसका नॉर्मल क्या हो गया, 6i माइनस 4j माइनस 2 माइनस 3j माइनस 2k, ये इसका नॉर्मल है। तो इसके पैरेलल हमें मिल गया ये वेक्टर। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जो n है हमारा वो है 6i माइनस 3j माइनस 2k, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता तो उसका मॉडुलस 1 होता। आप इसको सम करोगे, 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर सम करोगे तो 1 आएगा नहीं। देखो हमने यहाँ सम करके दिखाया, वो 7 आ रहा है, मतलब यूनिट वेक्टर है नहीं। तो हमें इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करना है आपको, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 7 आ रहा है, इसे डिवाइड कर दिया, अब 7 सबके नीचे आ गया, तो ये मेरा यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होता है ना, यही उस वेक्टर के अलॉन्ग उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होता है। इसका कोफिशिएंट ये हो गया, तो ये हो गया उसके नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। देखो अभी जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म होता है प्लेन का होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। अगर हमें इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दे, जो आर एच एस में बनता है पॉजिटिव क्वांटिटी, वही मेरा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है। उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया है। ये हमें ऐसा दिया हुआ है कार्टेशियन इक्वेशन, हमें इसे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैं -6 को इधर ले गया, अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 3 -3 स्क्वायर 4 स्क्वायर से डिवाइड किया। ये जो आता है यही मेरा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसको कैलकुलेट करेंगे 4 + 9 + 16 29। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ये नेगेटिव आता है तो मॉडुलस लेके इसको आपको पॉजिटिव बना देना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब ऑलमोस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट आ गया है। अब एंगल बिटवीन द टू प्लेन है ना, दो प्लेन के बीच का एंगल जो होता है वो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। अगर हमारे पास दो प्लेन है r1 डॉट n1 इक्वल टू p1 और r डॉट n2 इक्वल टू p2, तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लो। और दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट, सॉरी n1 डॉट n2 इक्वल टू a डॉट b इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। यहाँ से cos थीटा निकालेंगे। जब भी हमें वेक्टर इक्वेशन दे दे है ना उसका, तो सिंपली जैसे लाइन में करते थे, दो लाइन का अगर वेक्टर इक्वेशन है तो उनके पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। उसी तरीके से अगर हमें दो प्लेन का वेक्टर इक्वेशन है तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। मान लो हमें इक्वेशन दे दिया है कार्टेशियन फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। हमें बोल दिया इनके बीच का एंगल निकालो, जैसा लाइन में करते थे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई उन्हीं का स्क्वायर रूट। बस मैं बोला था लाइन में लर्न करो, दोनों जगह यूज़ करो, इसको यूज़ कर लो, यहाँ से थीटा निकाल सकते हो कॉस इनवर्स। अब पैरेलल लाइन में पैरेलल लाइन उन्हें क्या कंडीशन होता था, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ भी सेम कंडीशन है। परपेंडिकुलर के लिए जो लाइन में कंडीशन होता था वही कंडीशन यहाँ भी लिखा हुआ है। लाइन में लर्न किया, यहाँ भी यूज़ करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। इन दोनों एंगल प्लेन के बीच में एंगल निकालना है, तो लिख लो a1 का वैल्यू क्या है, इसमें a1 का वैल्यू आ रहा है 6, b1 का वैल्यू आ रहा है -6 और c1 का वैल्यू आ रहा है 2। सिमिलरली a2 का वैल्यू आ रहा है 2, b2 का वैल्यू आ रहा है 2 और c2 का वैल्यू आ रहा है -2। इस फार्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो कैलकुलेट कर लेना, बस हमें आपको अवेयर कराना था कि ऐसे लिखते हैं। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो एटीसी में आया हुआ है उसको कवर कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। अगर हमारे पास एक प्लेन है, बोला इसके पैरेलल एक प्लेन है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, ये पार्ट तो सेम रहता है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज कर देते हैं। और कांस्टेंट को पता करने के लिए हमें कुछ कंडीशन होता है। चलो एक एटीसी का क्वेश्चन देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस। हमारे पास जो लाइन गिवन है, तो प्लेन गिवन है 2x - 5y - 7z इक्वल टू 6। मैं आपको क्या बोला, इसके जो पैरेलल प्लेन होगा उसमें सिर्फ फर्क किसका आएगा, इस कांस्टेंट का। तो इस 6 की जगह लैम्डा। अब लैम्डा कैसे पता चलेगा, तो ये प्लेन जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो अगर कोई लाइन या प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 2, y की जगह -3 और z की जगह हमने 4 रख दिया। तो 2 × 2 -5 × -3 -7 × 4 इक्वल टू लैम्डा। और इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा, 4 + 15 - 21 इक्वल टू लैम्डा। तो ये कितना आ रहा है 19, लैम्डा का वैल्यू -2। तो अब यहाँ लैम्डा की जगह -2 रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। देख लो कौन सा है, 2x - 5y - 7z। कोई भी मैच नहीं कर रहा है, हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है। चलो चेक कर लेते हैं। 2x - 5y - 7z, ठीक है। x की जगह 2, y की जगह -3 एंड z की जगह हमने 4 रखा। ओके, 2 × 2 -5 × -3 एंड -7 × 4, तो +15 माइनस का 28 आ जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, माइनस का 9। तो यहाँ पर -9 रख दो लैम्डा की जगह पे, तो कौन सा हो जाएगा, देख लो, -9 इधर आके RHS में आके +9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। और भी जो पॉसिबल टॉपिक होगा हम कोई रिवीजन में डालेंगे। ओके।